Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we are going to discuss about the chapter 4, that is chemical kinetics, and in this chapter we have already discussed about the rate of reaction. Today we are going to discuss some another topic from this chapter, and first topic is factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से जो है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एंड ये हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो हमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को यहाँ पे काम में लेना होगा, क्योंकि हमें पता है अगर हमें कोई रिएक्शन लिखती हूँ, मान लीजिए ए को हमने कन्वर्ट करा है पी में, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो ए है और वो पी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है और हम ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो हमें पता है रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड होना शुरू हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं देन वी कैन से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने कोई कैटेलिस्ट प्रोवाइड करा है, कैटेलिस्ट क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अगर किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में डाला जाए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। समय की बात करें तो टाइम के साथ में क्या होता है, अगर हम टाइम बढ़ाते हैं यानी धीरे धीरे हम टाइम स्पेंड होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन भी समय के साथ क्या होता जाता है, कम होती जाती है, ठीक है। तो हम समय की अगर बात करें टाइम की, सो टाइम जैसे जैसे स्पेंड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी, यानी टाइम बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि ग्राफ पे भी बेस्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर में से, तो अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं और यहाँ पर हम ले रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जैसे जैसे कंसंट्रेशन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उल्टा ले लिया मैंने इसको, कंसंट्रेशन को हम यहाँ ले लेते हैं, ये तो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ ले लेते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम आर भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है रेट ऑफ रिएक्शन भी घटती जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का ग्राफ कैसे आएगा, ये अगर हमने कंसंट्रेशन ले ली प्रोडक्ट की, ठीक है, और यहाँ पे वही आर ले लिया मैंने, अच्छा यहाँ हम प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ पे अपन रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से डिपेंड करेगी, यानी घटती जाएगी। अब देखिए बढ़ना बंद कर दिया है ना, स्टार्टिंग में तेज़ी से बढ़ रही थी अब बढ़ना बंद कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता है, एक समय के बाद में जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो प्रोडक्ट के लिए इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम के साथ में ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन का। तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे टाइम ले लेती हूँ, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ले लेती हूँ, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी और ये ग्राफ आ जाएगा इस तरीके से। और जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, ये क्या होती है, इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रेट एक्सप्रेशन की या रेट लॉ की। रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, रेट लॉ क्या होता है, इट इज़ द एक्सप्रेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है इनके बीच में एक जो रिलेशनशिप है और वो हम अब बात कर चुके हैं। R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा K, एंड यहाँ पर आ जाएगी वापस से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या हम इसको और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये दोनों ही हम इसे बोलते हैं। अब किसी इक्वेशन के लिए मान लो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स n है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू K द कंसंट्रेशन ऑफ R यानी कि रिएक्टेंट, एंड इसके पावर में क्या आ जाएगा n, क्योंकि यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो रेट एक्सप्रेशन में पावर ऑफ मोल्स में आ जाते हैं। अगर हमें बोला जाए कि इसके लिए आप रेट इक्वेशन लिखिए या रेट एक्सप्रेशन लिखिए या रेट लॉ लिखिए, तो इस इक्वेशन के लिए R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है, रिएक्टेंट, और इसके नंबर ऑफ मोल्स को पावर में लिख देंगे, तो ये इसके लिए रेट एक्सप्रेशन है। ओके, अब यहाँ से अगर हम K को यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस तरीके से इसको लिखना होगा। ठीक है, K की यूनिट फाइंड करने के लिए K क्या है, रेट कांस्टेंट, और पूरा जो चैप्टर डिपेंड है वो K पर ही डिपेंड है, रेट कांस्टेंट पर ही डिपेंड है। यहाँ पर R क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी क्या होती है यूनिट, मोल, लीटर -1, सेकेंड -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, या हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, और सॉरी, मोल पर लीटर, मोल -1 आ जाएगा, और क्योंकि देखो यहाँ पर n पावर में लगी हुई तो मैं इसके भी क्या लगा सकती हूँ, n को पावर में रख सकती हूँ, रख सकते हैं हम n को पावर में। ठीक है, अब यहाँ से हमें K की यूनिट निकालनी है, तो K की यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, मोल। ठीक है, मोल को यहाँ से, चलिए हम इसको एक बार ऐसे ना लिखकर मोल पर लीटर को इस तरीके से लिख देते हैं, मोल, ठीक है, पर लीटर, और इसके पावर में हम लगा देते हैं n। ठीक है, ये L1 नीचे आ जाएगा, L -1 नीचे आ जाएगा, और ये मोल पर लीटर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड -1। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखिए मोल की पावर n है, ऊपर 1 है, ये मोल की पावर n ऊपर जाके -1 में हो गया। ठीक है, और यहाँ लीटर, ये -1 अगर हम नीचे ले आते तो L की पावर n ऊपर चली जाएगी, तो L n-1 आ गया, और सेकेंड इनवर्स। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया फॉर द कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, अगर यहाँ पर n, अब बात आती है यहाँ n क्या है, यहाँ पर n जो है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एंड इट इज़ द टोटल या सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, है ना, पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन दैट इज गिवन इन द रेट एक्सप्रेशन। रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के जो पावर्स होती है उनका टोटल क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम इसका और आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें n की वैल्यू 1 दे रखी है, मान लीजिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 दे रखी है, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, K1 की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर 1 रखेंगे तो 0, ये भी 1 रखेंगे तो 0, तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स। ओके, अगर K की 0 ऑर्डर दे रखी है रिएक्शन, अगर n की जगह 0 रखेंगे हम तो ये आ जाएगा मोल। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो लीटर -1 आ जाएगा, सेकेंड -1। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड 0 ऑर्डर के लिए हम यूनिट्स को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको n की वैल्यू यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 दे रखा है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, मोल। ठीक है, यहाँ पे 2 रखोगे तो -1, यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और सेकेंड इनवर्स। तो ये इस तरीके से आप यूनिट्स निकाल सकते हो इस कॉमन फॉर्मूला को यूज़ में लेकर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की।
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे इनके नाम में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तो हमने बात कर ली, अब मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमें दो पार्ट्स, अब इनमें हमने ने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें मोस्टली क्वेश्चन डिफरेंसेस का आता है। तो सबसे पहला डिफरेंस, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। क्या होती है ये? थ्योरेटिकल वैल्यूज़। ठीक है, एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन। ये एक बैलेंस इक्वेशन से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज़ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या होती है ये? एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स में हो रही है तो हर स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी हम कैलकुलेट करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या करते हैं? मॉलिक्यूलरिटी इट इज़ कैलकुलेटेड इन ईच स्टेप। ये हर एक स्टेप में कैलकुलेट की जाती है, जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज़ कैलकुलेटेड ओवरऑल। कैलकुलेटेड ओवरऑल, ये ओवरऑल कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ये सेकेंड इनमें डिफरेंस हो गया। फिर मॉलिक्यूलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए रिएक्शन, प्रेजेंट इन ए रिएक्शन। एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट ले रहे हैं? ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, sum of the powers of concentration terms those are given in rate law। कुछ भी लिख सकते हैं, रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनमें, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इट कैन बी या इट मे बी, इट मे नॉट बी। ये कभी भी क्या होती है? जीरो और इन फ्रैक्शन। ये कभी भी फ्रैक्शन और जीरो नहीं होती है। ठीक है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है? फ्रैक्शन में भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाली जाती है, तो ये फ्रैक्शंस और जीरो में भी हो सकती है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले लेते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मान लो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी पूछूं मैं आपसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 2 and 1 3। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आ गई? 3। लेकिन अगर इसी रिएक्शन के लिए मैं आपको ये बताती हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हो सकता है 3 हो सकता है 3 ना हो, 3 से कम हो, या हो सकता है फ्रैक्शन में हो, या हो सकता है जीरो हो। ये डिपेंड करता है रेट एक्सप्रेशन पे। मान लीजिए मैंने आपको रेट एक्सप्रेशन ये दिया है इस तरीके से। ठीक है, अगर आपका रेट एक्सप्रेशन इसके लिए जो कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आता है, तो अगर इसके लिए रेट एक्सप्रेशन ये है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2। लेकिन अगर आपको इसके लिए रेट एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? n क्या होता है? द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, 2 + 1 = 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? 3 आएगा। अगर ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट्स डिपेंड्स ऑन द रेट एक्सप्रेशन। ये रेट एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ से हम डायरेक्टली रेट जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।